नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की आयरन कर्टन या फिर द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी के बारे में। तो दोस्तों, भारत और चाइना दोनों ही उभरते हुए देश हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। जहां चाइना एक वैश्विक महाशक्ति बनने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। आर्थिक महाशक्ति तो वो ऑलरेडी बन चुका है, सैन्य महाशक्ति भी वो जल्दी ही बन जाएगा। वहीं भारत भी इस पथ पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहां 2014 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, वहीं 2023 में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उस समय तक चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। दूसरे नंबर पर अमेरिका होगा और तीसरे नंबर पर भारत होगा। और अमेरिका, जो कि अब अपना रसूख और रुबाब धीरे धीरे खो रहा होगा, भारत और चाइना अभी भी आगे बढ़ रहे होंगे। भारत में बहुत पोटेंशियल है और भारत बहुत आगे बढ़ सकता है, ये हम सब जानते हैं। और इसलिए आने वाले वक्त में अगर टक्कर होनी है तो वो भारत और चाइना की ही होनी है। दो देश जिनके बीच सबसे भीषण कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी दुनिया पे अपना वर्चस्व कायम करने की, वो भारत और चाइना है। और दोनों ही देश ये जानते हैं और दोनों ही देश इसके लिए कुछ कदम भी उठा रहे हैं। जहाँ भारत इस खेल में थोड़ा पीछे है क्योंकि चाइना की इकॉनमी भारत से बहुत बड़ी है। चाइना बहुत पहले भारत से काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब हो गया था, इसलिए चाइना ने पहले ही ये सब काम शुरू कर दिए थे और इसलिए चाइना हमसे काफ़ी आगे है। भारत अब धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा है और भारत भी इस दिशा में अपने कदम उठा रहा है, लेकिन अभी भारत को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो दोस्तों, चीन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले समय में अगर दुनिया में कोई एक शक्ति है जो उसे टक्कर दे सकती है, जो उसे चैलेंज कर सकती है, तो वो भारत है। और इसलिए चाइना ने भारत को घेरने की स्ट्रेटेजी बनाई, जिसे द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, यानी मोतियों की एक माला भारत के चारों तरफ, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से भारत पे जब चाहे दबाव बनाया जा सके। और हम इस स्ट्रेटेजी को फलीभूत होते भी दिख रहे हैं। जहां पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के हाथों बिक चुका है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अलग अलग देशों में न सिर्फ चाइना के व्यापार संबंधों को बढ़ा रहा है, बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी आगे बढ़ा रहा है। इसी के तहत पाकिस्तान में बना ग्वादार पोर्ट और पाकिस्तान में चल रहा सीपेक, ये भी एक स्ट्रेटेजी है चाइना के व्यापार को आगे बढ़ाने की, साथ ही साथ भारत को वेस्टर्न फ्रंट से घेरने की। चाइना की दखलंदाजी नेपाल में और बांग्लादेश में कितनी बढ़ चुकी है, ये हमें पता ही है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने 99 साल की लीज पे ऑलरेडी ले रखा है। जिबूती में चाइना का एक नेवल बेस है। हिंद महासागर में चाइना लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और यहाँ पे भी और नेवल बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत पे और भारत का ट्रेड जो इस रास्ते से होता है उस पर दबाव बनाया जा सके और ज़रूरत पड़ने पे उसे रोका भी जा सके। तो जहाँ चाइना ये सब कर रहा है भारत पे लगाम कसने के लिए, वहीं भारत भी इस चीज़ से वाकिफ़ है। भारतीय स्ट्रेटेजिस्ट को भी ये चीज़ दिख रही है। तो क्या भारत इस मामले में शांत बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारत भी धीरे धीरे अपनी खुद की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, जिसे द आयरन कर्टन स्ट्रेटेजी या डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसके तहत भारत भी चाइना के चारों तरफ अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाह रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे चाइना पे दबाव बनाया जा सके। चाइना का भी ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास से होकर गुजरता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब के पास से होकर गुजरता है। और भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि ज़रूरत पड़ने पे उस ट्रेड रूट को चोक किया जा सके। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी इसीलिए बनाया गया है ताकि चाइना अलग अलग रास्ते बना सके, ताकि अगर भारत उसका एक रास्ता रोक देता है तो भी उसका व्यापार चलता रहे। क्योंकि चाइना की जान उसकी इकॉनमी है, उसका ट्रेड है, उसके एक्सपोर्ट्स हैं। अगर उसे रोक दिया जाता है तो चाइना में और कोई ताकत नहीं है। तो भारत की डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी के तहत भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित किया, जो कि मात्र 70 किलोमीटर दूर है चाइना द्वारा पाकिस्तान में बनाए गए ग्वादार पोर्ट से। भारत ने चाबहार पोर्ट को ग्वादार से पहले डेवलप भी कर लिया और इस समय चाबहार पोर्ट पे ग्वादार पोर्ट के मुकाबले कहीं ज़्यादा बिजनेस होता है। इस पोर्ट के थ्रू भारत को रास्ता मिला ईरान का, अफगानिस्तान का और सेंट्रल एशिया में जाने का। जब पाकिस्तान ने भारत को लैंड रूट और एयर रूट देना बंद कर दिया, तब भारत को एक ऑल्टरनेट रास्ते की तलाश थी और वो भारत ने चाबहार पोर्ट के थ्रू बना लिया। भारत ईरान में एक हाईवे भी बना रहा है, जिसके थ्रू वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों तक पहुंच सके। भारत का दूसरा डायमंड है अफगानिस्तान।
अफ़गानिस्तान में भारत बहुत अरसे से इन्वॉल्व है। तालिबान के आने के पहले भारत अफ़गानिस्तान में 400 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। वहाँ भारत ने डैम बनाए, अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई और बहुत सारा काम किया, बहुत सारे रोड्स बनाए, हाईवेज़ बनाए, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, बिना लोन दिए, बिना अफ़गानिस्तान पे किसी प्रकार का दबाव डाले। और इसलिए अफ़गानिस्तान के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत उनकी भलाई के लिए काम करता है। भारत जब भी आता है तो वो उनकी मदद करता है। अफ़गानिस्तान ने दुनिया की सभी महाशक्तियों को हराया है, लेकिन वही अफ़गानी लोग भारत का अपने देश में स्वागत करते हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी उनका उत्पीड़न करना नहीं चाहा, उनका दोहन करना नहीं चाहा, उनसे चोरी नहीं करनी चाहिए। भारत ने हमेशा उनकी भलाई के लिए काम किया, उनकी मदद की। और इसलिए भले सरकार बदल गई हो, वहाँ पे तालिबान आ गया हो, तालिबान के आने के बाद भारत ने अपने डिप्लोमेटिक संबंध काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए हों, अपने प्रोजेक्ट्स को रोक दिया हो, इसके बावजूद भी वहाँ के लोग अब भी भारत से बहुत प्यार करते हैं। और लोग ही नहीं, तालिबान जो सरकार है इस समय अफ़गानिस्तान में, उनका भी यही कहना है कि भारत को यहाँ पे वापस आना चाहिए। उन्होंने कई बार भारत को इन्विटेशन दिया है कि आप लोग यहाँ वापस आइए, आपने जो प्रोजेक्ट्स यहाँ बना रहे थे उसको बनाइए और हमारे यहाँ काम कीजिए, हम आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। तो देखते हैं आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान में क्या होता है। भारत ने अपनी एम्बेसी को तो वापस खोल ही दिया है, धीरे धीरे भारत वहाँ पे अपना काम भी बढ़ाएगा। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कोई ख़ास अच्छे हैं नहीं, और इस वजह से अफ़गानिस्तान में अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस रखने की बदौलत भारत सीपेक पे और ग्वादार पे, इन सब चीज़ों पे अफ़गानिस्तान से नज़र रख सकता है, ज़रूरत पड़ने पे दबाव भी डाल सकता है। यही नहीं, भारत का तजाकिस्तान में एक एयरफोर्स बेस है, जिससे भारत इस्लामाबाद पे जब चाहे बहुत ही तेज़ी के साथ बमबारी कर सकता है। श्रीलंका, जिसका बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा चाइना के साथ, हम्बनटोटा पोर्ट उसने अपना गंवा दिया, उधार के बोझ तले दब गया। वहाँ पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया पिछले साल, तो हम सब ने देखा वहाँ पे कितने बुरी हालात थे, कितनी बुरी स्थितियाँ थी वहाँ पे। और चाइना ने तब श्रीलंका की कोई मदद नहीं की। तब अगर श्रीलंका की किसी ने मदद की तो वो भारत था। भारत ने $4 अरब से ज़्यादा की सहायता दी, बहुत सी चीज़ें फ्री में दी, श्रीलंका के लोगों की और वहाँ की सरकार की मदद की। यही नहीं, IMF से बेल आउट पैकेज दिलवाने में भी भारत ने श्रीलंका की मदद की। और इसलिए राजपक्षे सरकार के जाने के बाद जब नई सरकार श्रीलंका में आई और भारत की इतनी सारी सहायता मिलते हुए देखा, तो अब श्रीलंका की भी पॉलिसीज़ बदलने लग गई हैं भारत को लेकर। श्रीलंका में एक एयरपोर्ट है जिसका एक्सेस इस समय भारतीय नेवी के पास है। वहाँ पे भारतीय नेवी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हमेशा तैनात रहता है। इसके अलावा दूसरे डायमंड्स की बात करें तो मालदीव्स और मॉरिशस, ये दोनों ही देशों के हिस्टोरिक संबंध रहे भारत के साथ। भारतीय मूल की बहुत बड़ी आबादी इन दोनों देशों में रहती है। दोनों ही देशों में भारत के कोस्टल सर्विलांस रेडार स्टेशन हैं। इन स्टेशन की मदद से भारत हिंद महासागर में इन दोनों देशों के पास से गुजरने वाले सभी जहाज़ों पर नज़र रख सकता है। भारत का अगला डायमंड है अफ्रीका का एक देश मोज़ाम्बिक। मोज़ाम्बिक में भारत का एक और नेवल सर्विलांस स्टेशन है, जिससे भारत वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर नज़र रख सकता है। मोज़ाम्बिक के साथ भारत के पुराने नौसैनिक संबंध हैं और इस वजह से भारतीय नेवी को मोज़ाम्बिक के पोर्ट्स पे एक्सेस भी प्राप्त है। भारत का अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमंड है ओमान। ओमान के साथ भारत की मिलिट्री कोऑपरेशन डील है, जो कि सन 2006 में साइन की गई थी, जिसके तहत भारत को ओमान में एक नेवल बेस मिला है। साथ ही साथ ओमान के दूसरे पोर्ट्स पे भी भारतीय नेवी को एक्सेस प्राप्त है, जिसकी मदद से भारतीय नेवी ओमान के तेल से भरे जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करती है, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करती है और भारत को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एक नेवल बेस भी इसकी बदौलत प्राप्त हो गया है। जिबूती, हमारा अगला डायमंड है जिबूती। जिबूती में भारत प्रयास कर रहा है एक नेवल बेस बनाने का, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी फ्रांस, जापान, अमेरिका और चाइना के नेवल बेस मौजूद हैं। और चाइना, जिसके कर्जों के भार तले जिबूती दबा हुआ है, उसकी दखलंदाजी की वजह से भारत को अभी तक जिबूती में नेवल बेस तो नहीं मिल पाया है। लेकिन भारत के लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं जापान, फ्रांस, अमेरिका, इन सब के साथ। और इस वजह से भारत का भले ही वहाँ खुद का पोर्ट मौजूद ना हो, लेकिन भारत इन सभी देशों के पोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है। भारतीय नौसेना जब चाहे वो इन देशों के पोर्ट पे जाके डॉक कर सकती है, सप्लाईज ले सकती है और ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से ऑपरेशंस भी कर सकती है। दोस्तों, अगला डायमंड है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत एक एडवांस लेवल की टॉक्स में है, जहाँ पे इंडोनेशिया में भी भारतीय नेवी को एक्सेस इंडोनेशियन पोर्ट्स पे मिलेगा। इसके तहत भारतीय नेवी के जहाज़ इंडोनेशियन पोर्ट्स पे जा सकेंगे, वहाँ डॉक कर सकेंगे, वहाँ सप्लाईज ले सकेंगे। उनकी इस आवाजाही की वजह से भारतीय नेवी को चाइना का जो मेन ट्रेड रूट है उस पर नज़र रखने पे बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों, हमारा आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट डायमंड है वो हमारा खुद का अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है।
इंडोनेशिया और म्यांमार के करीब स्थित ये आइलैंड्स की ये चेन, ये भारत को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। भारत बहुत ही तेज़ी से अंडमान निकोबार आइलैंड्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, मिलिटराइज कर रहा है, बड़े बड़े नेवल बेसिस बनाए जा रहे हैं, एयरफोर्स बेसिस बनाए जा रहे हैं। भारत का पहला ट्राई सर्विस कमांड ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में अपने बेसिस की मदद से भारत किसी भी देश के ट्रेड रूट को जो कि उस रास्ते से गुजरता है उसको ज़रूरत पड़ने पे चोक कर सकता है, रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है और बड़े पैमाने पे व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। साथ ही साथ भारत की जो लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, रशिया के साथ, इन सब देशों के साथ एग्रीमेंट होने की वजह से अमेरिका, उसका दुनिया में सबसे ज़्यादा बेसिस अगर किसी के हैं तो अमेरिका के हैं और इस एग्रीमेंट की बदौलत भारत अमेरिका के सभी बेसिस को एक्सेस कर सकता है। क्वाड ग्रुप, जिसका भारत एक सदस्य है, ये ग्रुप बना ही है चाइना के खिलाफ खड़े होने के लिए। और भले जब वक्त आए और भारत और चीन के बीच को युद्ध छिड़ता है तो वैसे तो हम लोग अपने आप में काफ़ी हैं चीन का मुकाबला करने के लिए, लेकिन यदि ये सारे देश साथ मिल के काम करते हैं तो चीन के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की तैयारियां, भारत की डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी चीन का घेराव करने के लिए। और जैसे जैसे भारत की शक्ति बढ़ती जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती जाएगी, भारत की सेना और मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे भारत का प्रभुत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे और देश भारत के साथ आना चाहेंगे, भारत के पलड़े में आना चाहेंगे और भारत वैसे वैसे अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करता जाएगा। चाइना के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी को और अच्छे से आगे बढ़ा पाएगा, चाइना के खिलाफ अपने ग्रिप को और टाइट कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत की आयरन कर्टन या डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी। इसके बारे में आपका क्या विचार है, इसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।